हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन पार्ट 10। और आज का हमारा टॉपिक है फील्ड साइकोलॉजी। जब हम फील्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ये कर्ट लेविन के द्वारा दी गई थी। कर्ट लेविन लिखते हैं, साइकोलॉजी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड everything with single construct such as associationism, instinct, or gestalt. A variety of construct has to be used. These should be integrated, however, in the logical, precise manner. कि कर्ट लेविन ये मानकर चलते हैं कि किसी भी लर्निंग साइकोलॉजी में हम निर्माण कर रहे हैं, लेकिन केवल एसोसिएशन से काम नहीं चल सकता, केवल इंस्टिंक्ट से काम नहीं चल सकता, और केवल गेस्टाल्ट से भी काम नहीं चल सकता। मतलब पिछली हमने जितनी भी थ्योरीज करते चले आ रहे हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में हमने जितनी थ्योरीज कवर करी हैं अब तक, वो कहते हैं कि ये पूरी वैरायटी से कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। मीन्स जब हम बात करते हैं एक व्यवहार की, व्यक्ति के व्यवहार की, तो उसे केवल एसोसिएशन पे नहीं किया जा सकता डेवलपमेंट, केवल गेस्टाल्ट पे नहीं किया जा सकता, केवल कम्युनिकेशनिज्म पे नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो व्यवहार है वो एक संरचनावादी है, रचना हो रही है, उसमें नए नए नित नए चीजें डेवलप होती जा रही हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता है। These should be integrated, कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटीग्रेटेड हैं, however in logical precise manner। और अगर वो जुड़ाव एक लॉजिकल मैनर में है तो हाँ, हम व्यक्ति का जो व्यवहार है वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कर्ट लेविन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लेटर डेवलपमेंट ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। Initially, Levin was an associationist, साहचर्यवादी थे अगर देखा जाए, परंतु not all satisfied with the old associationist and communicationist। Means पुराने जो साहचर्यवादी थे और जो संचारवादी थे उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने गेस्टाल्ट की जो थ्योरी थी उसी को ही आगे बढ़ाया है। Later, he was influenced by Gestalt. Through that, he worked extensively with Wertheimer, Kafka, and Kohler at University of Berlin. वो गेस्टाल्ट थ्योरी से काफी प्रभावित थे और उन्होंने वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर के साथ बर्लिन यूनिवर्सिटी में भी काम किया है, इसलिए उन्हें गेस्टाल्टवादी भी माना जाता है। He agreed with the perceptual theory of Wertheimer and Kafka and the brain theory of Kohler। कि वर्दीमर और कोफ्का की जो परसेप्चुअल, प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा थी उसे भी मानते थे और जो ब्रेन थ्योरी थी कोहलर की उसे भी मानते थे। बट ही फाउंड लैक ऑफ मोटिवेशन, परंतु उन्हें इन थ्योरीज में एक कमी दिखाई दी अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की। Therefore, he propounded a new school of the field of psychology which was closely related to Gestalt psychology, in which motivation and social element। इसलिए उन्होंने नया स्कूल तैयार करा, नई विचारधारा लेकर आए जिसमें उन्होंने मोटिवेशन और सोशल एलिमेंट को भी स्थान दिया है। मतलब समाज को भी स्थान दिया और बच्चे की अभिप्रेरणा को भी उसमें स्थान दिया है। द पब्लिकेशन ऑफ लेविन्स टू फेमस बुक्स, इनकी जो दो किताबें छपी हैं, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी साइकोलॉजी 1936 एंड कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन एंड मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्सेस 1938। इसमें इन्होंने अपनी फील्ड थ्योरी के बारे में विस्तार से बताया है। ब्रॉट हिम फेम एज द फाउंडर ऑफ फील्ड साइकोलॉजी और फील्ड थ्योरी। इट इज ऑल्सो नोन एज टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। कि इस का जो परसेप्शन था वो फील्ड थ्योरी के नाम से जाना गया। और साइकोलॉजिकल फील्ड इन द लाइफ स्पेस of a person which includes
अ पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट। वो फील्ड साइकोलॉजी में क्या लेकर चलते हैं? वो फील्ड साइकोलॉजी में लेकर चल रहे हैं लाइफ स्पेस, पर्सन का और उसका एनवायरमेंट, कि उसकी जीवन शैली कैसी है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें, कैसे वातावरण में वो रहता है, उसका आस पड़ोस का वातावरण, पर्यावरण कैसा है। साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट refers to the environment in which person perceives his needs। यहां पर उन्होंने बात करी है साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट की, यानी कि मनोवैज्ञानिक वातावरण के बारे में बात करी है, और यह बताया है कि व्यक्ति अपनी जरूरतों को कैसे परसीव कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्स्टेकल इन अचीविंग द गोल्स, उसके उद्देश्य कैसे हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो कैसे कार्य कर रहा है, उन कार्य को करने में उसे क्या क्या परेशानियां आती हैं, और अंत में कैसे वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पा रहा है। द परसेप्शन ऑफ पर्सन इज हाईली सिलेक्टिव। In this, some objects and peoples are completely ignored, some are given little importance, while some are given special importance. If an object is important for a person, that it is called positive power। इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स के बारे में भी बताया है कि अगर व्यक्ति की जरूरतें हैं और वो जरूरतें उसको पॉजिटिव कार्य करने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए कार्य कर रही है, तो पॉजिटिव पावर है। एंड द पर्सन गेट्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स एक्ट एज नेगेटिव पावर एंड ही ट्राइज टू अवॉइड देम। अब यहां पर इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पावर्स के बारे में विस्तार से बताया है कि जब हम एक समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारे कुछ लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं, और वो घनिष्ठ संबंध पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी एनर्जी तैयार करते हैं हमारे लिए। वो डिपेंड करता है हमारी जरूरतें कैसी हैं। इसके लिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, 11 रिप्रेजेंट बिहेवियर थ्रू द फॉर्मूला B is equals to FPE। B is the function of person in environment। Here B is behavior, P is person and E is psychological environment, कि उसका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण कैसा है। Levin also defended the field theory of learning। According to him, learning is the result of perceptual organization and reorganization। प्रत्यक्षीकरण, जो चीज हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर, समझकर, सीख रहे हैं, और उसका जब दोबारा से प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो दोबारा से कुछ नया सीखते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर हम किसी किताब को जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे, जब पहली बार पढ़ेंगे कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसी किताब को जब हम दोबारा से तैयार करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, तो कुछ और नए कंसेप्ट्स निकल कर आते हैं जो पहली बार पढ़ने में नहीं आए। जितनी बार हम जिस चीज को देखेंगे, हमारा नजरिया उतना ही विस्तार होता चला जाएगा। Levin tried to give psychology the status of a pure science by incorporating physics and mathematics components into it। प्योर साइंस के रूप में इसे स्थापित करना चाहते थे। इसमें उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के नियमों का भी पालन करा है। He used the vector analysis method to explain needs, tension, senses and motivation states। कि उन्होंने वेक्टर एनालिसिस भी किया है, और इस वेक्टर एनालिसिस में उन्होंने जो बातें करी हैं कि नीड्स, टेंशन, सेंसेस और मोटिवेशन, इन चीजों को भी उसका वेक्टर एनालिसिस किया है। इसके बाद कि एजुकेशन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। In the learning and behavior change of children, Levin gives special parameters of knowledge and motivations, ideas and efficiency। इन्होंने मोटिवेशन को बहुत प्रेफरेंस दी है अपनी फील्ड साइकोलॉजी, फील्ड लर्निंग में। He works is helpful raising the levels of inspiration।
जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है एजुकेशन में फील्ड थ्योरी का, वो आता है लेवल्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि हम बच्चे के इंस्पिरेशन को, लेवल को कैसे जानेंगे और उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, ताकि उसका जो मोटिवेशन लेवल है, उसके जो गोल्स अचीव करने हैं, उसका जो ज्ञान अर्जित करना है, जो प्रोसेस चल रही है उसकी, उसमें सुधार लाया जा सके ऑफ द स्टूडेंट. The ideology of group dynamics can play an important role in the imparting collective education. Collective education का कंसेप्ट दिया है स्टूडेंट्स को, जो हम कहते हैं ना कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक, ग्रुप स्टडी, टीम टीचिंग. ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं फील्ड थ्योरी से ही निकल कर आते हैं कि एक ग्रुप में व्यक्ति कैसे एडजस्टमेंट करना सीखता है, कैसे लर्निंग सीखता है, कैसे कोऑपरेशन सीखता है. तो फील्ड थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे का लेवल ऑफ इंस्पिरेशन में काम आती है, और उसके जो डायनामिक्स स्किल्स हैं और ग्रुप में जो उसका डेवलपमेंट है, उसको हेल्प करने में एजुकेशन में यूजफुल रहती है. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.